वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में जारी, एजेंडे के निकात पर गौर। तमाम अजीम खानदान जिनके प्यारे हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान हो गए, पूरी कौम के मोहसिन हैं। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका मुल्क पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और खुद कफील बनाना है। इस मकसद के हुसूल के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने SIFC की सूरत में मुआशी बहाली के मंसूबे की बुनियाद रख दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। हमारे नौजवान टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आबादी में इजाफे की शरह बहुत बढ़ गई है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तहकीक के शोबे में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात और मौके फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 48,000 से जायद पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में भी कमी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया और 40 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका। एक चमन जो हमारी शान है, वो सरजमीन जिससे दुनिया में हमारी पहचान है। ये समय है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का, इसलिए तो हम सबके इरादे हैं बुलंद, क्योंकि हमारे हौसलों का है नाम पाकिस्तान। कोई हमें कमजोर ना समझे, वक्त कड़ा तो आता है, जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो फिर खौफ धरा रह जाता है। आज़ाद फिजा, आज़ाद ज़मी है, रोशन कल, सरसब्ज़ यकीन। ये ख्वाब हमारा विरसा है, इस विरसे को अपनाना है, मुश्किल की दीवार गिरा के आगे बढ़ते जाना। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, गली गली करिया करिया हर सू सब्ज़ लाली परचमों की बहार। आज़ादी किसी भी कौम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है। आज़ादी की हकीकी कदर वही जानते हैं जिन्होंने इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। सिविल सोसाइटी का इजहार ख्याल। पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी गुजरांवाला की वफ्द का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत। कौमी असासों की पामाली इंतहाई शर्मनाक है और तबाहकारी के नताइज देखकर बहुत तकलीफ हुई। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफ्द के शुरका का इजहार ख्याल। रियासत को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कबायली इलाके में अमन और तरक्की की बात करके हमारे दिल जीत लिए। खैबर पख्तूनख्वा और जिला खैबर में 80% तरक्याती मनसूबों का आगाज पाक फौज ने किया। आर्मी चीफ की तारीखी ग्रैंड जरगे में शिरकत पर कबायली माहिदीन और इलाकाई मुअज़्ज़ज़ीन का इजहार ख्याल। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कबायली असला के दूर दराज इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। जिला मोहम्मद और खैबर के इलाके वादी तीरा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी हेल्थ यूनिट को फाल कर दिया गया। मकामी इंतजामिया के ताउन से मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी तैनात। मकामी अवाम ने इन इक़दामात पर ज़िले इंतजामिया, पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। मोदी के हिंदुस्तान में निचली जात के हिंदुओं का वजूद खतरे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार की जमहूरियत के दावों का भांडा फोड़ दिया। सिर्फ 2021 में दलित हिंदुओं के खिलाफ 60,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 5 वर्षों में निचली जातों के हिंदुओं के खिलाफ 2.5 लाख से ज्यादा नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस का नई दिल्ली में मुजाहरा, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, कई कारकुन गिरफ्तार। दूसरी जानिब भारत की लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का आगाज हो गया। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौज इलाकाई सलामती को कमजोर कर रही है। इलाकाई ममालिक खलीज फारिस और बहरा ओमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। ईरानी दफ्तर खारजा। ईरान की जानिब से अमरीकी टैंकर्स को अपने कब्जे में लिए जाने के रद्द-ए-अमल में 3000 से ज्यादा फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल 2 अमरीकी जंगी जहाज बहेरा अहमर पहुंच गए।
जापान के शहर नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के 8 साल मुकम्मल होने पर तकरीब वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका तैयारे ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। इन बमों से 2,15,000 अफराद हलाक हो गए थे। सूबह पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में हेडिस्तान के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपना 5वां मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगा। रात 8 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर कौमी टीम 5 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के आखिरी रोज कोलंबिया ने जमैका को 1-0 से हरा दिया। फ्रांस की मराकश के खिलाफ 4-0 से कामयाबी। क्वार्टर फाइनल मरहला जुमे से शुरू होगा। इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में एजेंडे के इनकाद पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। तमाम अजीम खानदान जिनके प्यारे हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान हो गए, पूरी कौम के मोहसिन हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ GHQ में शहदा और गाज़ियों के एहसास में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत और खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात थी। उन्होंने कहा कि शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीक़ा मुल्क पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और खुद कफ़ील बनाना है। इस मकसद के हुसूल के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने SIFC की सूरत में माशी बहाली के मंसूबे की बुनियाद रखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी हुकूमत और कंपनियों को ज़राअत, कानकनी, IT, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि खुसूसी सहूलत काउंसिल सरमायाकारी को आसान और तेज तर बनाएगा। वज़ीर आज़म ने ये बात इस्लामाबाद में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अब्दुल करीम की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा तवानाई, सेहत, माहौलियात और ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के शोबों में सरमायाकारी के सिलसिले में आला सतह वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की बर वक्त माली मुआवनत, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने में सऊदी अरब की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही माशी बहाली के लिए सख्त फैसले किए, जिससे मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही माशी बहाली के लिए सख्त फैसले किए, जिससे मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया। माशी बहाली के लिए एक मरबूत रोड मैप तश्कील दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकार दोबारा आना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई के साथ साथ नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद से। इस्लामाबाद में वेंचर कैपिटल फंड के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि माशी बहाली के लिए एक मरबूत रोड मैप तश्कील दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकार दोबारा आना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई के साथ साथ नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। हमने इस मुख्तसर अरसे में जो भी रिफॉर्म्स कर सकते थे उन्हें करने की कोशिश की है। अब से कुछ अर्सा पहले हमने इनोवेशन अवार्ड्स का भी एक सिलसिला शुरू किया,
جس میں کہ بہت ہی باصلاحیت اور ذہین لوگ ان کو موقع ملا کہ وہ اس فائنینسنگ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پروگرامز کو سکیل اپ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی ترقی کا راز نوجوانوں کی معیاری تعلیم سے وابستہ ہے، جس کے لیے بنیادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ بجٹ میں بھی اضافہ کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ نوجوان اتنے باصلاحیت ہیں، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اتنا انٹرپرائزنگ ہے کہ چند سالوں کے اندر اگر ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ ایک سفر کو جاری رکھا تو ہم پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک بہت نمایاں مقام دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نجی شعبے کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے نوجوانان شیزہ فاطمہ نے وینچر کیپٹل فنڈ کا افتتاح کیا. محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 سے زیادہ پر پہنچ گیا. ڈالر بھی ₹1.40 سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے اور 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. مزید تفصیل جانیں گے. ضمیر عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر، بتائیے گا سٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. 48,000 کو کراس کر لیا ہے 100 انڈیکس نے. جی بالکل، آج مارکیٹ کا آغاز مندی سے ہوا، لیکن اس کے بعد مارکیٹ نے بہت تیزی سے گروم کیا اور تقریباً 600 پوائنٹس کا اضافہ بھی اس میں دیکھا گیا. کل مارکیٹ تقریباً 950 پوائنٹس مائنس میں گئی تھی. اس کا ریزن یہ تھا کہ تھوڑی سی انسرٹنٹی تھی کچھ پالیسیز کے حوالے سے، لیکن حکومت نے جو ریفائنری پالیسی تھی، جو آئل ریفائنری کے حوالے سے، اس کا بھی اعلان کر دیا. اس کے بعد آج جو جمہوری حکومت کا آج لاسٹ ڈے ہے اور پھر ایک پروسیجر کے مطابق جب نئی حکومت کے لیے 3 ماہ کا جو وقت دیا جائے گا اور آج اسمبلی پہلی لوں گی تو یہ ایک تسلسل ہے جمہوری طریقہ کار کا، اس کا بھی امپیکٹ مارکیٹ پہ پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے ڈیسیجنس لیے ہیں اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. اور تقریباً آج مارکیٹ جو ہے وہ 48,000 پوائنٹ سے جو ہے کراس کر گئی. اس وقت مارکیٹ جو تقریباً 520 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ چل رہی ہے اور 47,950 پہ ٹریڈ کر رہی ہے. ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ آج اس میں یہ تیزی دیکھی جائے گی اور تقریباً 48,000 پوائنٹ سے زیادہ کا ہی جو ہے وہ پیسکس جائے گا اور اس پہ بند ہوگا. کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اکنامیکل پالیسیز اس کا سمر ہمیں نظر آتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ بھی ₹1.40 کم ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے حوالے سے ہی پورے ملک کی معیشت ڈپینڈ کرتی ہے، تو اس میں جب کمی آتی ہے تو کافی تیزی دیکھی جاتی ہے باقی سیکٹرز میں بھی. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ایک اور بہت جو ایسا اقدام کیا گیا وہ یہ کہ زرعی پالیسی دی گئی تھی، اس کے حوالے سے جو تقریباً 1.7 ٹریلین جو روپے کے جو قرضے فراہم کیے گئے تھے کسانوں کو، اس کی بھی ڈسبرسمنٹ ہو گئی اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ اس دفعہ تقریباً 97% یعنی 97% جو ہے وہ قرضے جو ہیں لوگوں کو دیے گئے تاکہ وہ زرعی شعبے میں زراعت کے حوالے سے اس کی بہتری کے لیے کام کرے. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے کیونکہ پچھلے جو سال گزرے اس میں اتنی کبھی بھی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی جتنی اس سال دیکھی گئی، کیونکہ حکومت نے جو پالیسیز تھی وہ سافٹ رکھی ہیں اور آسان رکھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اور جو حاری ہیں وہ یہ قرضے لے سکیں اور کاشت کر سکیں. جی شکریہ ضمیر عباس نقوی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس اس وقت 48,950 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں عوام کو سہولیات کی فراہمی اور مسائل کے حل پر توجہ مرکوز رکھی ہے. صحت کے شعبے میں بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہمارے منصوبے سب کے سامنے ہیں. سندھ کے ہر ضلع میں بلا معاوضہ علاج کی دستیابی کے لیے میڈیکل کمپلیکس بنائیں گے. انہوں نے یہ بات سکھر میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اور چلڈرن اسپتال کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں صحت کے شعبے میں انقلاب لے کر آئے ہیں. عوام کو صحت کی جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. ہمارا ویژن ہے کہ سندھ کے ہر بڑے شہر میں بچوں کے لیے ہسپتال بنائیں. چلڈرن ہاسپٹل SIUT میڈیکل کمپلیکس ہے سکھر کا. کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے ارد گرد کے عوام کے لیے ہمیں ان پروجیکٹس کو انوگریٹ کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت. کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے صحت کے ادارے کھڑے کریں، عالمی سٹینڈرڈز کا صحت کا سہولت ملے مگر وہ سہولت مفت ہو.
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अपने काम से तनकीद का भरपूर जवाब दिया है। हम कभी इंतखाबात से नहीं डरे, हर वक्त तैयार हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। 2-3 दिन बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को साथ मिलके मुकम्मल करेंगे। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सखर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन और चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तंजीम नौ से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। अपने खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं है। हमारी जमात नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप्स और डिग्रियां देने की ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुस्लिम लीग नून पर लाजिम है कि नौजवानों की बेहतरी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में सबसे पहले तलबा को लैपटॉप्स और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के लिए अरबों रुपए के आसान कर्जे दिए गए। उन्होंने हिदायत की कि मुस्लिम यूथ फेडरेशन में तलबा को नुमायां जगह दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से सजा के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)H के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खराब प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिए जाने पर चेयरमैन पीटीआई को NA45 कुर्रम की निशस्त से भी डी-सीट कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में कोयटा वकील कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई। ये समाअत जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट में कोयटा वकील कत्ल केस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई है। कोयटा वकील कत्ल केस में नामजद किया गया चेयरमैन पीटीआई को। इस हवाले से दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी समाअत की है 3 रुकनी बेंच ने और इसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। इजाज़ हुसैन, आगाह कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। कोयटा में वकील कत्ल केस के हवाले से समाअत हुई है। जी, समाअत मुनासिब अंदाज से इसकी हो ही नहीं सकी। जैसे समाअत शुरू हुई तो जो शिकायत कुनंदा हैं, यानी इस केस में जो मुद्दई हैं कोयटा में, उनके वकील अमानुल्लाह कनरानी हैं, तो उन्होंने बेंच पर एतराज़ उठा दिए। बेंच के 2 रुकन थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन रज़ा रिजवी। इन दोनों पर उन्होंने एतराज़ उठाया, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अगर जो बेंच के सरबराह थे उनका कहना था कि अगर कोई एतराज़ात है तो वो तहरीरी तौर पर पेश किए जाए। जिसके बाद बेंच के दो अरकान और जो अमानुल्लाह कनरानी उनके दरमियान शदीद सख्त अल्फाज का जो है वो जुमलों का तबादला हुआ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। बेंच में बैठे हैं और कई बरस बीत गए हैं, इस शोबे से वाबस्ता हैं, पहले वकील भी थे, तो ये इस तरह के इल्ज़ामात आयद ना किए जाएं। जो भी इल्ज़ामात हैं वो तहरीरी तौर पर पेश किए जाएं। जब मामला ज़्यादा गर्म होने लगा तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इंटरवीन किया और ये कहा कि जो अमानुल्लाह कनरानी हैं उन्हें अपने रवैये की माफ़ी मांगना होगी और इस तरह से बेंच पर इल्ज़ामात और जजेस के हवाले से जुमले नहीं होने चाहिए थे। जिस पर अमानुल्लाह कनरानी ने माफ़ी मांग ली और जस्टिस हसन रज़ा रिजवी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ये कहना है कि इस पर अगर वो तहरीरी तौर पर जो उन्होंने माफ़ी मांगी है अनकंडीशनल यानी कि गैर मशरूत माफ़ी वो दें, इस पर फिर जो है वो देखेंगे वो मामला। और जहाँ तक जस्टिस याह्या अफरीदी का ताल्लुक है, उन्होंने अमानुल्लाह कनरानी को उसी वक्त उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी थी उसको तस्लीम कर लिया था। अब इस मामले की समाअत जो है 24 अगस्त तक मुलतवी की गई है और 24 अगस्त तक ही जो इमरान खान जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार न करने के हवाले से अदालत का हुक्म है। और साथ ये भी है कि जब ये समाअत शुरू हुई थी तो उसमें फिर सरदार लतीफ़ खोसा जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील थे, उनका ये कहना था कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और जो JIT बनाई गई है इसको वो तस्लीम नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने FIA के हवाले से भी कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया
کہ وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تاہم عدالت کا یہ کہنا تھا کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے صرف اسی کی بات کی جائے, کسی دوسرے مقدمے کی بات نہ کی جائے. اگر جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا بھی گیا ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں ہے. اب سماعت اس کی جو ہے 24 اگست کو دوبارہ ہوگی. جی بہت شکریہ اعجاز حسین آپ کا. اور ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی اور جیل میں سہولیات فراہمی کی درخواست پر وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل پنجاب نے اس حوالے سے عدالت کی معاونت کے لیے جمعے تک کی مہلت طلب کی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات سے متعلق عدالت مناسب آرڈر کرے گی. عدالت نے جیل منتقلی سے متعلق درخواست میں وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 11 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی. اور اسلام آباد سے اٹک آنے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے جیل کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے پر اٹک پولیس نے عمیر خان نیاسی اور شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. جی بالکل, اسلام آباد سے اٹک آنے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے جیل کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے پر اٹک پولیس نے عمیر خان نیاسی اور شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اسلام آباد سے اٹک آنے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے جیل کے باہر ہنگامہ آرائی کی گئی, جس پر اٹک پولیس نے عمیر خان نیاسی اور شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. مزید تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمران منصب سے. عمران, بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, عمیر خان نیازی اور شیر افضل مروت گزشتہ روز جب اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اس وقت 8:40 کا وقت تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ جو وقت ہے وہ جیل کا وہ ختم ہو چکا ہے, لاک اپ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. لیکن انہیں وہاں پہ موجود جو پکیٹ کے اوپر پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. ایک اہلکار جو تھا اس کی وردی پھاڑ دی. اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ اٹک میں کار سرکار میں مداخلت اور دھمکیاں دینے کے اس پہ جو ہے وہ فوجداری دفعات 353, 506 اور 186 کے تحت جو ہے وہ FIR درج کر لی گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمد حسان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا ویژن ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوامی فلاح کے بڑے منصوبے لگائے. عوام کو سہولیات فراہم کرنے پر لاہور انتظامیہ اور اداروں کا مشکور ہوں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ کی محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. قصور جلسے میں عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے دیا. اور ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری آج صدر مملکت کو بھجوا دی جائے گی. اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے تحت انتخابات کا انعقاد ہوگا. نگران وزیر اعظم کا تقرر کیسے ہوتا ہے, اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا موجودہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی اپنی اسمبلیوں سے قائد حزب اختلاف سے مل کر انتخاب کرتے ہیں. اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا قائد حزب اختلاف سے نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکے تب یہ انتخاب کیسے عمل میں لایا جاتا ہے؟ اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 224A ایک طریقہ کار بتاتا ہے. اس طریقہ کار کے مطابق اگر اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد 3 دن تک حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر سکیں تو اسپیکر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے گا. اس کمیٹی میں حکومت اور حزب اختلاف کی برابر نمائندگی ہوتی ہے, یعنی 4 نمائندے حکومت کے اور 4 اپوزیشن کے. کمیٹی کے سامنے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے 2 نام پیش کیے جائیں گے. یہ کمیٹی ان ناموں کو زیر غور لا کر 3 دن کے اندر کسی ایک نام کا انتخاب کرے گی. اگر یہ کمیٹی بھی کسی اتفاق رائے پر نہ پہنچ سکے تب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. الیکشن کمیشن تجویز کردہ 4 ناموں میں سے کسی ایک کو نگراں وزیر اعظم کے منصب پر فائز کر سکتا ہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس 2 دن کا وقت ہوتا ہے. اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد 8 دنوں میں ہر صورت نگراں وزیر اعظم کا انتخاب ہو جانا ضروری ہوتا ہے. ایسا ہی ایک نظام صوبائی نگراں حکومتوں کے لیے بھی موجود ہے. محض فرق یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی 6 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے, جبکہ نگراں وزیر اعظم منتخب کرنے والی کمیٹی 8 ارکان پر مشتمل ہے. واضح ہے کہ جب رواں سال ماہ جنوری میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا اور یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا تھا.
मगर पार्लिमानी कमेटी भी वज़ीर आला के इंतखाब पर मुत्तहिद न हो सकी थी। यूं ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया था और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के वज़ीर आला का फैसला किया था। जो नाम पेश किए गए थे उनमें से सैयद मोहसिन नकवी को इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया था। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरिट से वाबस्ता है। मेरिट पर मुफ्त लैपटॉप तकसीम करना अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना है। जामिया इस्लामिया बहावलपुर में तलबा तालिबात में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा मेरिट को मनहूस खातिर रखा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर लैपटॉप तकसीम किए गए। पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान हम सबका एक चमन जो हमारी शान है, वो सरजमीन जिससे दुनिया में हमारी पहचान है। ये समय है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का, इसलिए तो हम सबके इरादे हैं बुलंद, क्योंकि हमारे हौसलों का है नाम पाकिस्तान। कोई हमें कमजोर न समझे, वक्त कड़ा तो आता है जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो फिर खौफ धरा रह जाता है। आज़ाद फिजा, आज़ाद ज़मीं है, रोशन कल, सरसब्ज़ यकीन, ये ख्वाब हमारा विरसा है, इस विरसे को अपनाना है, मुश्किल की दीवार गिरा के आगे बढ़ते जाना। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। दिल तो पाकिस्तान है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ। माह अगस्त के आगाज से ही हर तरफ कौमी परचम लहराते नजर आते हैं। इन दिनों बड़ी तादाद में स्टॉल सज जाते हैं, जहां घर को सजाने समेत खुद की तैयारी के लिए भी नित नए डिजाइन की चीजें और बच्चे बच्चियों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से दीदा जेब कपड़े भी दस्तयाब हैं। आजादी का जश्न मनाने के लिए शहरी बाजार का रुख करते हैं और वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए स्टॉल्स पर सजे बैजेस, झंडे और झंडियाँ खरीदते हैं। बच्चों के लिए कुछ बैज वगैरह, कैप वगैरह और बच्चों के कपड़े लिए। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हम भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं। अपने बच्चों की शॉपिंग करने आई हैं 14 अगस्त की। हम भी जो है पाकिस्तान के आज़ादी मना रहे हैं। इवन हम लोग तो ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं बाकायदा। पूरा एक साल होता है कि भाई ये दिन आएगा और हम मतलब अपने पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें करेंगे। घर भी सजाए गए, बच्चों के लिए स्कूल भी सजाए गए इंशाल्लाह। दिल और जान से खुशी होती है। और फौजी वाले कपड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर साल आज़ादी के दिन को मनाने के लिए कौमी परचमों के साथ सब्ज और सफेद रंग की मुख्तलिफ चीजें मुतारिफ करवाई जाती हैं, जो बच्चों की तवज्जो का मरकज बनती हैं। वतन से मोहब्बत के इजहार का ये तरीका न सिर्फ जज्बा हुब्बुल वतनी को उभारता है, बल्कि आज़ादी की जद्दोजहद की यादें भी ताज़ा करता है। 14 अगस्त की तैयारियों के लिए जहां सजावट में जिद्दत लाई जा रही है, वहीं ये सोच भी वाज़ेह है कि वतन से इजहार मोहब्बत का जज्बा कभी मान नहीं पड़ सकता। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां बाबा क़ौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेंटिंग्स की नुमाइश जारी है। तफसील बताएंगे वरदा सलीम। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में जारी इस खूबसूरत नुमाइश में जनूबी एशिया के मुसलमानों के कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दिलकश रंगों के साथ पेंट किया है। आर्टिस्ट अली अजमत ने बाबा कौम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना से बाबा कौम के सफर को कैनवस पर उतारा है। कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की एक झलक है, तो कहीं जमाना तालिब इल्मी के अयाम की मंजरकशी, कहीं कायद वकील के रूप में है, तो कहीं मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचों में गुम। आर्टिस्ट का हर फन एक से बढ़कर एक है। कायद-ए-आज़म को बहुत सारे लोगों ने पेंट किया हुआ है, तो कोशिश तो मेरी यही थी कि इसको मैं नए तरीके से काम करूं, उसको कायद-ए-आज़म की शख्सियत का नया एंगल दिखाऊं। आर्ट के दिलदादा अफराद ने बड़ी तादाद में नुमाइश का दौरा किया और आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतों पर दिल खोलकर दाद दी। इजहार अकीदत है एक मुसव्विर का अपने कायद के लिए कि किसी आर्टिस्ट ने किसी एक अपने हीरो को डेडिकेट किया हो शो, तो मेरे ख्याल काफ़ी इट्सेल्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट है। पोर्ट्रेट्स हैं, लाइव पेंटिंग्स हैं, मीडियम्स इन्होंने डिफरेंट यूज़ किए हैं और उसके साथ
ورائٹی جتنا دیکھنے کو ملتی ہے اور جتنی وہ اسکل کے ساتھ اس کا حق ادا کیا ہے، سو دیٹس امیزنگ. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ عنوان سے جاری اس نمائش کو اگر غور سے دیکھا اور پرکھا جائے تو یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ آرٹسٹ نے قائد سے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے. آرٹسٹ نے اپنی خوبصورت مہارت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو کینوس پہ اتارا ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ادھر رحیم یار خان میں بھی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں. یوم آزادی منانے کے لیے عوام میں بھرپور جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے. تفصیل بتائیں گے اشفاق احمد. اس سال پاکستان اپنی 76ویں سالگرہ منا رہا ہے. اس موقع پر سرکاری سطح پر خصوصی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. اگست کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی رحیم یار خان کے شہری جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. الحمدللہ پاکستان ہے، محبت ہے، اس سے جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے. اسٹال سے میں جھنڈے خرید کر اپنے گھروں پہ سجائیں گے. رحیم یار خان کے بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج گئے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد جھنڈے، بیجز، سبز رنگ کی شرٹس اور رنگ برنگی جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہیں، جبکہ بازاروں میں شہریوں کا رش دیکھ کر دکاندار بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. ہر سال اسٹال لگاتے ہیں، یکم اگست سے لگاتے ہیں اور کام بھی اچھا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اور گلیوں کو سجانے کے لیے سامان لے کے جا رہے ہیں. جھنڈی ہیں، بیجز وغیرہ. ان کا اسٹال لگاتے ہیں، اس میں بچوں کے لیے بیجز، بچوں کے سوٹ، بچوں کے لیے جھنڈے، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. پاکستان کی سالگرہ اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائی جا رہی ہے کہ پاک سرزمین کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان. سانحہ 9 مئی میں شرپسندوں کے ہاتھوں بربریت کا شکار ہونے والا جناح ہاؤس قوم کی توجہ کا مرکز ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ عظیم قائد سے منسوب تاریخی جناح ہاؤس کا دورہ کرتے اور اس کی بدحالی پر غم و غصے کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں. تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان. پینشنرز ویلفیئر سوسائٹی گوجرانوالہ کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور بدترین تباہی پر شدید دکھ ظاہر کیا. 9 مئی کے سانحہ کو سر انجام دینے والے فتنہ گروں کو اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو اور ان کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ایز اے مسلم اگر نوٹس کریں تو ہماری مسجد ادھر ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. لگ گئی آگ گھر کو گھر کے چراغ سے، اپنے آنے والی نسلوں سے اور اپنے جتنے بھی دنیا میں ہمارے یہ پاکستانی لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی املاک کو نقصان مت پہنچائیں. جو مسجد ہے اس کو انہوں نے شہید کیا ہے، اس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہمیں. وفد نے شرپسندوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مجرموں کو انجام تک پہنچانا بے حد ضروری ہے. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. آرمی چیف کی تاریخی گرینڈ جرگے میں شرکت پر قبائلی عمائدین اور علاقائی معززین کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ریاست کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے قبائلی علاقے میں امن اور ترقی کی بات کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں. قبائلی عمائدین نے قبائلی عوام کی ترقی اور خوشحالی کو ملک کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اور ضلع خیبر میں 80% ترقیاتی منصوبوں کا آغاز پاک فوج نے کیا ہے. قبائلی علاقوں میں فوج نے جس طرح ترقیاتی کام تیزی سے شروع کی ہے، شاید تاریخ میں پہلی بار اسی طرح اور ہے. قبائلی پریزنٹیشنز دیں گے. یہ 2 پاکستان کی بہت اہم وزارتیں ہیں. ایک کا تعلق ریلویز کے ساتھ ہے اور ایک سول ایویشن ہے. سول ایویشن میں جب ہم جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے کہ کیا ریفارمز ہوئی ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے آگے کا. پی آئی اے کے بارے میں بات کریں گے، روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں بات کریں گے، اور جو میٹ آفس ہے پاکستان کا اس کی کیا زبوں حالی تھی اور اب کیا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے. تو آپ کے تھوڑا سا صبر کا امتحان ہوگا، لیکن دن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسی ایک نشست ہم نے لاہور میں رکھی تھی لیکن اس دن بدقسمتی سے ریل ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑا. سو نقطہ نظر سامنے نہیں آ سکا. ہم آپ کو اپنی مشکلات سے بھی آگاہ کریں گے، جو کچھ کر سکے وہ بھی بتائیں گے، اور جو آئندہ ہونا چاہیے اس کے بھی ایک وے فارورڈ کی بھی پرپوزل آپ کے آگے رکھیں گے تاکہ آپ وٹنس رہیں اور جب نئی حکومتیں آئیں تو آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ ہو. چونکہ یہ کام زبانی نہیں کیا تو ہم نے ایک ریٹن ڈاکومنٹ بھی پرنٹ کرا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے
ताकि ये एक तरह का रेफरेंस आपके पास रहे। मैं आपकी आमद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि आप ज़रा वक्त आज थोड़ा सा हमारे साथ गुजारें, और ये बहुत कौमी अहम अदारे हैं, और हर वक्त हम बजाय इसके कि सियासत पे बात करें, हम कुछ प्रोफेशनल बात करें, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी के साथ है। जब मेरे साथी अपनी बात कर लेंगे तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आपके सवालात का मैं ख़ुद भी जवाब दूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और मैं अपने जो हमारे हरदल अजीज़ स्टेज सेक्रेटरी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, और अपने साथी को कहूँगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ा क्रिस्प और फोकस्ड रखें ताकि वक्त जो है वो बचाया जा सके, और सवाल जवाब जो है वो आखिर में करेंगे। बहुत मेहरबानी। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्लान आपके बताना चाहूँ कि हमने कुछ इस पूरे इवेंट को हमने कुछ 4-5 प्रेजेंटेशंस के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर सबसे पहले रेलवेज, उसके बाद पीआईए, और पीआईए के साथ ही एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग और जो यूरोपियन यूनियन से मुताबिक पाबंदियों के मुताबिक जो अभी तक इस्लाहात किए गए हैं उसके मुताबिक एक वीडियो, और उसके बाद महकमा मौसमियात का जो उनके अंदर इस्लाहात। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ। एक सेकंड ठहर जाए। ये रेलवे की जो है ना वो सेक्रेटरी रेलवे खुद प्रेजेंटेशन देंगे। शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, मेरे कॉलीग्स, एविएशन सेक्रेटरी, बाकी जो कॉलीग्स हैं, हमारी जितनी भी ये प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रेलवे के हवाले से कि हमारी रेलवे की जो सिस्टम इस वक्त है उसको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, फिर हमने जो अपनी सर्विसेज में रिफॉर्म्स किए और उसको हम आगे लेके चले वो क्या हैं, और उसका नेक्स्ट लेवल पे हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो आपको स्लाइड नज़र आई थी वो होगी ML1 के हवाले से। आप सब के इल्म में है कि ML1 रेलवे के लिए एक, ना सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसमें 1/3 की कमी होनी है। तो ये एक मंसूबा है जिसको हम लेके चले थे। CPEC में 1733 किलोमीटर की पूरी लाइन है जो कि 70 से 75% इस वक्त रेलवे की एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को कवर करती है और 80% पाकिस्तान की आबादी को ये सर्व करती है। तो हमने जब ML1 में इसको चुना उसका मकसद यही था कि चूँकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तहत इसको लेके चला जाए। इसको JCC में, सेकंड JCC में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के तौर पे प्रोजेक्ट के तौर पे डिक्लेयर किया गया। क्या है JCC? और हम आगे चले। JCC क्या है बताएं। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कमेटी इन द CPEC, जिसमें हमारी तरफ से जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है और उनकी तरफ से जो NDRC है जो उनकी प्लानिंग की मिनिस्ट्री है ये उनको कोचेयर करते हैं। उसके नीचे तो उसके तहत इसको हम लेकर गए। अब इस प्रोजेक्ट से होना ये है कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं जो हमारा मार्केट शेयर है इस वक्त 4% या 5% से बढ़ा के हम कोई 20% पे इसको लेके आएंगे और उसके जो सोशल और इकनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बेतहाशा हैं। तो ये तो है ML1 के हवाले से। इसमें बुनियादी बात ये थी कि हमने इनिशियली प्लान किया था कि इसको हम लेके चलेंगे एक 160 की स्पीड के सिस्टम के साथ। फिर हमने इसको रिव्यू किया। अभी हम जिस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं वो ये है कि कॉस्ट को हमने रेशनलाइज कर लिया है। हमने इसके स्कोप में इस किस्म की एडजस्टमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से इसके जो बेनिफिट है वो बेनिफिट उसके ऑलमोस्ट वही रहने हैं, लेकिन जो हमारे इस वक्त हालात हैं इकॉनमी के हवाले से उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई। शाह साहब इसकी फिगर बताएं कि पहले क्या अमाउंट थी, फिर क्या अमाउंट हुई, कितना ड्यूरेशन था, अब हमने क्या किया, ये बताएं ना। असल तो ये बात बताने वाली है। पहले था ये जो प्रोजेक्ट, मुझे मजबूर ना करें कि मैं ही सारी प्रेजेंटेशन दे दूँगा, आप ये मेहरबानी करें। वो उसमें ये इसको हमने 9.8 बिलियन पे अप्रूव किया था। अब 9.8 से नहीं शाह साहब मुझे ठहर जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं है ये प्रोजेक्ट, और अगर कहीं मेरी गलती है तो यहीं टोक दें मुझे। ये प्रोजेक्ट ML1 का 6.2 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। पीछे से चले ना, 6.8 वो 6.8 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था और 6 साल में इसकी तकमील होनी थी। फिर हम चले गए, हमारे बाद आने वालों ने चूँकि इस पर काम नहीं किया और इसकी कॉस्ट
$9.8 बिलियन चली गई और इसका जो ड्यूरेशन था वो 9 साल हो गया, लेकिन किया कुछ नहीं था। काशी साहब आगे तशरीफ़ ले आए, आप आ जाइए, बहुत शुक्रिया आपके आने का, तशरीफ़ रखें। तो ये ML1 की जो कॉस्ट थी ये इन्हांस कर गई, और जब हम वापस आए तो हमने इसको इवेल्यूएट किया तो ये कॉस्ट तकरीबन $12 बिलियन पे जा रही थी। अगर ये बनती, ना आपके पास पैसा, ना धेला जेब में, दमड़ी तो है नहीं, इक्विटी के पैसे नहीं है, ना चीनियों ने आपको पैसे देने थे, मतलब कि ख्वाब ही ख्वाब थे। सो इसकी कॉस्ट को रैशनलाइज़ किया। अब बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि आप चाइना गए हुए थे, और आगे क्या होने जा रहा है? सर, इस पे जो कॉस्ट के पैरामीटर्स हैं, अभी हम इसको पिच कर रहे हैं 6.6 बिलियन पे। अच्छा, हमने जैसे मैंने पहले बात की कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसका कॉस्ट साइड है, दूसरे इसके जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो हमने जो इसकी दोनों एनालिसिस किया, उसमें इस कॉस्ट में हम जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं वो उसी सिस्टम पे लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाद में ऐड ऑन हो सकती हैं, उसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। तो 6 महीने तक भी बताएं कि किसकी ज़रूरत नहीं, इस पूरी बात उसमें जो हमारी जो एक हमारा कंपोनेंट है ग्रिड सेपरेशन, कि आपने पूरी ट्रैक में फ्लाईओवर, अंडरपासेस पूरे पाकिस्तान में फैलाने थे, उसमें हमने रेशनलाइज़ किया कि अब 100% उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उन जगहों पे करें जहाँ पे आपके पास आबादियाँ हैं, जहाँ पे आपकी नीड्स हैं, तो उसको आप बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा फेंसिंग जो इसकी होनी थी कि आपने क्रॉस सारा करना है, उसको भी थोड़ा हमने उन जगहों को फोकस किया जहाँ पे जो ओपननेस है, वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उनको भी हमने रेशनलाइज़ किया। स्पीड का जो पैरामीटर्स हैं हमने ये रखा, पहले हम इसको 160 पे बात कर रहे थे, अभी बात ये करें कि मैक्सिमम है 180 पे, 140 पे लेके चलेंगे, लेकिन जो मेन ऑपरेटिंग स्पीड होगी वो 120-140 पे चलेगी। कैपेसिटी जो इसकी थी 134 की जगह अब हम 100 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैपेसिटी हम बात कर रहे हैं 100 ट्रेन अ डे, इसने भी पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कॉस्ट साइड अगर आप देखें तो कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन जो बेनिफिट साइड है उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हुई हैं। तो हमने जब प्रोफेशनली इंटरनली इसको हर एस्पेक्ट से देखा, तो फिर हम इसको इस मॉडल पे लेके आए, और फिर हम चाइना के साथ हमने कुछ शेयर भी किया, वहाँ पे भी हमारी एग्रीमेंट्स हुई हैं। अभी हमने ये किया है कि चूँकि हमारा फ्लड अफेक्टेड जो सेक्शन है, ये जो आपको एक्सीडेंट भी मिला वो भी उस एरिया में था, तो हमने जो इसकी प्रायोरिटाइजेशन ही की है कि हम कराची से मुल्तान का जो कंपोनेंट है इसको हम फेज़ 1 में लेके चलेंगे, ताकि एक तो हमारा ट्रैक एनवायरनमेंट रेजिलिएंट हो जाए फ्लडिंग के हवाले से, प्लस जो ये सेफ्टी के हैजर्ड्स हैं इससे हम बचे जा सकें। तो हमने प्रायोरिटाइजेशन को भी रेलवे सिस्टम के तहत प्रोफेशनल किया, रादर देन कि हमने कोई इसकी प्रोवेंशल या कोई और कंसिडरेशन थी। प्योरली प्रोफेशनल ग्राउंड पे इसकी हमने पैकेजिंग की है, और इसको अभी हम प्लान कर रहे हैं कि $6.6 बिलियन की हमने इसकी पिचिंग की है। आगे चलें। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो नेक्स्ट बताएं। सैलाब पर भी बात करें, इस सैलाब की क्या वजह है वो बताएं इन लोगों को। सैलाब के हवाले से अगर मैं उज़्बेकिस्तान का जिक्र पे आ रहा हूँ। अच्छा, एक और जो बड़ा एक रीजनल और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है जो मेरे ख्याल में आप सबके इल्म में होगा भी कि इस पर हमने एक प्रोटोकॉल भी साइन कर दिया है, वो ये है कि पूरी सेंट्रल एशिया का रीजन वहाँ पे रेलवेज़ है, पूरी साउथ एशियन में रेलवे है, अफ़गानिस्तान में मज़ार शरीफ तक रेलवे लाइन है। द मिसिंग लिंक जो था वो ये था कि पाकिस्तान रेलवे के साथ ये जो मज़ार शरीफ है इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो उस पर एक डिटेल हमारा एक ट्रायलेटरल वर्किंग ग्रुप है जिसमें उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमारी मिनिस्ट्री है। हम पिछले कोई 6-7 महीने 8 महीने से इसी पे लगे थे कि हम कैसे ये कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करें और किस पॉइंट पे करें। वो पॉइंट जहाँ पे, क्योंकि रेलवे का निज़ाम सालों का सिस्टम नहीं होता सड़क की तरह, ये सदियों का प्रोजेक्ट होता है। हम 1855 में इस रीजन में आए थे, तो अभी ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं ML1 है या बाकी भी इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने सेंचुरीज भी जाना है। तो हमने इसका सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स को वो रखने हैं जो एक टन किलोमीटर जो इसकी मूव करेगा उसका बेनिफिट उसमें ट्रांसलेट होना है। तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ईज़, इसमें कनेक्टिविटी की शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी, वो सारे पैरामीटर जब देखे तो उसमें हमारे पास इस वक्त कोहाड़ तक हमारी फंक्शनल रेलवे लाइन है। कोहाड़ से टल से खरलाची, ये हमारे पास टल तक तो हम गाड़ियाँ भी चलाते थे, लेकिन टल से खरलाची पे ये जो हमारी अलाइनमेंट थी इस पे अंग्रेज़ अपने ज़माने में लैंड भी एक्वायर कर चुका। तो वो हम उस लाइन पे अभी हमने पूरा प्रोटोकॉल साइन कर दिया है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ की हम कर रहे हैं, और आगे ला के जब ये कनेक्टिविटी होगी तो पूरा आपका एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तहत इसने आगे चलना है। नेक्स्ट क्या है?
अच्छा, रेलवे ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं कुछ बात करूं, हमें पहले कोविड ने हिट किया था, लेकिन जो हमें सिवियरली अभी हिट किया है 2022 के फ्लड ने, कि पूरा हमारा ML1 में जो हमारा मेन आर्टरी है सदर्न साइड जहाँ से पूरी सारी ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे हमारा ML2 जो दादू सेक्शंस हैं, हमारा ML3 रादर जो हम हेरक पे हम पूरे क्वेटा से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो हमने एक अपनी रिसोर्सेज से वो एफर्ट करके वो हमने बहाल कर दिया। इसके अलावा जो हमारी ग्रीन लाइन थी उसको हमने एक अपग्रेडेड प्रीमियर सर्विस के तहत पे चलाया। शालीमार, बिजनेस एक्सप्रेस, इन सब की हम अब पूरी अपग्रेडेशन के साथ, बेटर वैल्यूज़ के साथ, बेटर सर्विसेज के साथ लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से बाकी ट्रेनें भी इसी लाइन पे हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट चलें, हम कोचेज़ जो हैं 46 नई कोचेज़ हम रेलवे सिस्टम में इंडक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा टोटल 230 कोचेज़ का प्लान है, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। पावर हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं जो पावर सप्लाई करती हैं पूरी ट्रेन्स को, वहाँ पे वी हैड सीरियस गैप्स, उसको फिल करने के लिए उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं, नई इंडक्शंस कर रहे हैं। सीधी हरनाई का सेक्शन जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था, वो उसमें मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ कि मिनिस्टर साहब की पर्सनल कोशिशों की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि उस पर हमने वो सब्सटेंशियल उसकी कंप्लीशन कर दी है। हमने आजमाइशी ट्रेन भी चला दी है और इसको अब हम अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह फुली फंक्शन करके पूरी सर्विस भी शुरू कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमारी वर्कशॉप्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है नेक्स्ट चलें, वो है हमारे लैंड्स के हवाले से। लैंड्स हमारी एक रिसोर्स है जिसके काफ़ी इश्यूज चलते रहे हैं, टाइटल के भी बाकी भी। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डिफरेंट डिसीजंस मिलने को मिले, हमें कहा गया कि आप कोई लैंड लीज नहीं कर सकते। हमें ये भी कहा गया कि आप लीज कर सकते हैं 5 साल के लिए। अब कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ डिसीजन इस तरह थे, फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ये की इस बात ये जी सर, अभी रिसेंटली कि रेलवे का एक एसेट है, रेलवे के पास इस वक्त जो एक्सपेंस स्ट्रक्चर है हमारे 75% पीएम पेंशन है, कोई 20% हम फ्यूल के हमारे कॉस्ट है, 5% हमारी उसकी कॉस्ट है, यूटिलिटी की कॉस्ट है। हमारे पास सिर्फ 5% अमाउंट है जिसके बेस पे हमने पूरी रेलवे का ये पुराना 150 साल पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोलिंग स्टॉक है, इसको मेंटेन करना है। तो अगर हम इन लाइन पे चलते रहे तो ये तो इट इज़ सस्टेनेबल भी नहीं है, होगा भी नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास एक तो हम कुछ यूटिलिटीज़ के हवाले से सोलराइजेशन पे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मोड में कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, हम बिजली का बिल कम करें, फ्यूल में हम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। लेकिन लैंड भी हमारी एक रिसोर्स है कि जो रेलवे के इन ऑपरेशन को अगर हमें सस्टेन करना है और इसको आगे लेके चलना है तो इसको भी हमें अलाउ करें कि इसको लीवरेज करके हम इन्वेस्ट करें अपनी ऑपरेशंस को, इस सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें। तो ये मुद्दा था। उन्होंने कहा बिजनेस प्लान लेके आए, हम बिजनेस प्लान लेकर गए और उस बिजनेस प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अप्रूव किया और हमें कहा गया कि आप अपने लैंड रूल्स के रूल्स बना लो। रूल्स हमने बना के कैबिनेट से अप्रूव करा लिए हैं। टेक्निकली तारीख में पहली बार बताए ना, ये तो तारीख की पहली वो है कि हमने यानी इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट रेलवे में कभी था भी नहीं। तो ये हमने ये 2 महीने पहले ये सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस हमने कर दिया है। उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसकी कंपनी है रिडम को, उसका भी हमने रिवाइव करके उसकी सारी प्लेसमेंट भी कर दी है। तो अब हमारे पास वेज एंड मीन्स हैं उनको काम करने के लिए जो पहले हमारे पास नहीं थे। और ये सारा काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 2-3 महीनों की दिन रात की मेहनत की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि अभी हमारे पास वो लीगल इंस्ट्रूमेंट भी हैं, वो रूल्स भी हैं, वो वेज एंड मीन्स भी हैं जिसके तहत हम अपनी ज़मीनों को कमर्शलाइज की तरफ जाएंगे। सेल हमने कुछ नहीं करना, बेचना हमने कुछ नहीं है। फिर हमने अथॉरिटीज़ भी कर दी हैं कि छोटे जो लीजेज़ हैं, छोटे जो काम हैं वो डिविजनल लेवल पे हो जाए, मीडियम साइज़ के वो आप ले जाएं, रिडेम्पो उसको करे, फाइनल जो होगा वो रेलवे बोर्ड अप्रूव करे। अथॉरिटीज़ भी बड़ी क्लियर डिफाइन हो गई हैं, पॉलिसीज़ भी अंदर बन गई हैं, प्रोडक्ट्स भी बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो रेलवे को अगले सालों में 3-4-5 अरब की इसमें आपको एक स्पेस देगा एडिशनल रेवेन्यू का जो पहले नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट हमारी वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे जो हमने अखराजात के हवाले से मैं बात करूँ, हम फोकस ये कर रहे हैं कि जो कॉस्ट साइड है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। पेंशन हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी और उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उसमें हमारा कोई वो भी नहीं है क्योंकि पेंशन एक जब भी बढ़ती है या सैलरी बढ़ती है उसको इम्पैक्ट हमें लेना पड़ता है। हम वाहिद इदारा हैं अब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में कि जो पेंशन की लाइबिलिटी उठा रही है, बाकी नेशनल बजट का हिस्सा है। तो वो भी हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हो जाए, लेकिन टिल सच टाइम
नहीं होता तो हमने इसको पुल करना है। जिस तरह मैंने बात की फ्यूल के हवाले से जो बड़ा एक वेरिएबल है, वहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है कि हम कैसे अपनी फ्यूल की मैनेजमेंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे गवर्नेंस इंप्रूव करें और इसमें जो लीकेजेस हैं या गैप्स हैं उसको फिल करें। यूटिलिटीज़ के हवाले से बिजली का हमारा सबसे 5 अरब का बिल आता है, उसको हमने अभी सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हम प्योर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, एक पार्टी आए वो इन्वेस्ट करे, अराउंड 50 मेगावाट की हमारी नीड है, वो लगाए। इस वक्त जो हम 45 अरब रुपए या इससे ज़्यादा पर यूनिट की ले रहे हैं, हम उनके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करें, वो हमें 18-19 रुपये जितनी भी वो बिडिंग में प्राइस आएगी वो हमें दें, तो इससे हमें तकरीबन 2-2.5 अरब का सेविंग यहाँ से मिलनी है। फिर हमने अपनी कॉलोनीज़ को, कॉलोनी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है वहाँ पे सारी मीटराइजेशन हम कर रहे हैं। हम वो जो लोड है जो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो भी शिफ्ट करें। तो ये कॉस्ट साइड के हवाले से काफ़ी काम है जो हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी रेलवे बोर्ड एक जिस तरह उसकी फंक्शनिंग होती थी उसको भी हमने कम्प्लीटली रिवाइव किया है। उसमें जो प्राइवेट मेंबर्स थे उनको इन प्लेस किया है। डिसीजन मेकिंग जो पहले सेक्रेटरी के लेवल पे होती थी, मेजॉरिटी डिसीजन लेवल्स, वो अब हम सारी डिसीजन लेके जा रहे हैं बोर्ड में, जिसमें हमारे पास बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो इसको और बोर्ड के मेंबर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है। 3 जो प्राइवेट सेक्टर के मेंबर हैं, एक जावेद अनवर बुबक है, बीट रिपोर्टर जानते हैं, जो एक्स फेडरल सेक्रेटरी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, इज़ ए ग्रेट प्रोफेशनल। दूसरे इशफाक खटक साहब हैं जो CPAC के टीम लीडर थे, उनको लेके आए हैं। तीसरे अंजम परवेज़ हैं, ये दोनों जो जिनका मैंने नाम लिया है ये रेलवे के CEO रह चुके हैं और ये बड़े ब्रेन्स हैं, एक ट्रैफिक का और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो जावेद अनवर बुबक साहब हैं वो ट्रैफिक के अफसर हैं। सो तीनों जो प्राइवेट सेक्टर से लोग आए हैं वो रेलवे के लोग हैं, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं लगाया उसमें। अच्छा, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमने किया वो ये किया है कि प्रोक्योरमेंट एक एरिया है जिस पे आप सारे जानते हैं कि वो एक एरिया है जहाँ पे आपको गैप्स मिलती हैं। अब हमने चूँकि एक ERP लेके आए हैं, SAP के थ्रू हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो जर्मन बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक है प्रोक्योरमेंट का भी मॉड्यूल है। हम प्रोक्योरमेंट पे जा चुके हैं, यानी हमारी सारी बिडिंग टेंडरिंग इट वुड बी बेस्ड ऑन नीड, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, ओपननेस आए और जो भी हमारी नीड्स हैं उसको रियलिस्टिकली हम लेके चल सकें। ERP बहुत बड़ा इंटरवेंशन है कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल्स हैं, ऑपरेशन, बाकी उसकी विजिबिलिटी आपको रियल टाइम होगी। वो एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का हमारा एक इनिशिएटिव्स हैं जिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, एडवांस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में हम इस काबिल होंगे कि उसको हम खुद इम्प्लीमेंट कर देंगे। स्क्रैप एक अनदर एरिया है हमारे उसका, जो कि स्क्रैप रेलवे में से जनरेट भी होता है, उसका डिस्पोजल भी हमने करना पड़ता है। कुछ हमारी अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी यूज़ के लिए, उसको रख के बाकी के लिए हमने पूरी स्क्रैप की पॉलिसी को रिव्यू किया है, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ओपन, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन सेल्स पे हम जा रहे हैं कि वो इदारे जो नेशनल वो हैं उनसे हम बल्क में उनको दें, उनके साथ अरेंजमेंट करें जो कि मार्केट से हमें बेहतर रेट भी दें और उनको भी जो नीड्स हैं उनकी भी पूरी हो सकें। इसके अलावा हमारा पूरा जो लैंड का डायरेक्टरेट, IT का डायरेक्टरेट है, वो हमने रिवाइव किया है। लीगल डायरेक्टरेट को हमने कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर किया है, उसमें प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं मार्केट से। लैंड का डायरेक्टरेट हम प्रोफेशनल्स को मार्केट से लेके आ रहे हैं। तो गवर्नेंस के भी काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। गवादर कनेक्टिविटी के हवाले से जो कि हमने चूँकि फ्यूचर में CPAC का भी है, लेकिन गवादर को भी कनेक्ट करना हमारा ख्याल है कि रेलवे के साथ जब तक नहीं होगा तो जो हमारे ख्वाब है कि हम इसको एक रीजनल हब बनाएंगे, शायद वो ना हो। उसके हवाले से हमने पूरी लैंड की जो बेसिक एक्विजिशन थी गवादर में वो भी कर ली है और उसके साथ जो राइट ऑफ वे है उस पर भी हम एडवांस स्टेज ग्राउंड वैलिडेशंस हो रही है और वो भी इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में इसको हम फर्म अप करके उसकी एक्विजिशन की तरफ हम जा रहे हैं। जो क्रॉस बॉर्डर टर्मिनल्स हैं उसमें चमन में, वागा में और तोरखम पे, वहाँ पे हमने, हालांकि वो आइसोलेशन में पहले बन रहे थे, हमने इंगेज किया विद द FBR विद द अदर स्टेक होल्डर्स कि इसको हम मल्टी मॉडल बनाएं। पूरी दुनिया में ये टर्मिनल मल्टी मॉडल होते हैं, तो उस पर भी हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई हैं। चमन बॉर्डर पे वो सारा काम भी शुरू हो गया है, उस हवाले से वो काम हो रहा है। इसके अलावा पैसेंजर सर्विस में आपको पता है कि हम जब ये फ्लड ने डैमेज किया बलूचिस्तान को, क्वेटा कट गया, तो हमने क्वेटा को कनेक्टिविटी के लिए शटल सर्विस भी शुरू की। मश्त तक हम लेके जाते थे, बसों में हम ट्रांसपोर्ट करते थे और वो जो हेरेट ब्रिज जो मिसिंग लिंक था उसको रिकॉर्ड टाइम में, जिसमें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी NLC है और जो हमारे उनकी तरफ से वहाँ पे जो लोकल LEAs हैं, आर्मी है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया
अपने वक्त से पहले हमने मुकम्मल करा के उसको अप्रैल में वो भी चला दिया। तो ये एक इनिशिएटिव बेतहाशा है, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा अब, लेकिन आगे अगर हमने जाना है तो हमारा ख्याल ये है कि इन पॉलिसी को जो डायरेक्शंस थी, डायरेक्शन कम से कम हमने एक ये सेट की है कि हम बिज़नेस लाइन पे चलें, प्रॉफिटेबिलिटी पे चलें, कस्टमर सर्विस पे चलें, सेफ्टी हम इंश्योर कराएं, वो सारी डायरेक्शंस हमने सेट कर ली हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी लाइंस पे हम इन पॉलिसीज़ को आगे भी लेके चलें। मेरिट एक वाहिद रास्ता है जो कि बहुत सी बीमारियों का हल है कि जहाँ पे हम जो हमारी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं या बाकी हैं वहाँ पे हम मेरिट पे डिसीजन करें। जो भी हम फैसले इंटरनल करें दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्योरली मेरिट, प्योरली प्रोफेशनल ग्राउंड्स, नो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये हम अप्रिशिएट करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने पहले दौर में भी और इसमें भी हमें कम से कम वर्किंग लेवल्स पे इंसुलेट किया हुआ है कि हमें वो प्रेशर्स नहीं आते। ये मैं आपको रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ, वो प्रेशर्स, क्योंकि जो भी फैसला होना होता है वो प्योरली प्रोफेशनल, उसमें नाराज़गी भी होती हैं, खफगी भी होती हैं, लेकिन एंड में कोशिश यही है कि फैसले सारे मेरिट पे हों। इसके अलावा जो बाकी हमारी कॉस्ट साइड की इंटरवेंशंस है वी वुड कंटिन्यू डूइंग दैट। इसी तरीके से जो रेवेन्यू साइड की है, अब हम पैसेंजर साइड पे भी फोकस है कि हमने अपनी ट्रेन्स को ऑप्टिमाइज़ किए, इसकी लोड्स को, यानी वो गाड़ियाँ जो पहले 16 कोचेस से चलाते थे उसको हम 19 फुल कंपोजिशन चला रहे हैं कि कम ट्रेन चला के उतनी कैपेसिटी मूव करें, कम कॉस्ट पे मूव करें। इसी तरह फ्रेट में, इसी तरह प्राइसिंग में हम कंपेटिटिव हों, हम रोड से बेशक बिल्कुल कम होंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये सारी वो डायरेक्शन सेटिंग है जो हमने की है और हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और इसको हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड से भी सारा क्लियर कर रहे हैं। इसी डायरेक्शन को इंशाल्लाह हमारी है कि इसको हम आगे लेके चलें। थैंक यू। नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब एयर वाइस मार्शल आमिर रियासत को कि वो PIA की इस्लाहात और जो ज़ेर लोगों के दरमियान को नहीं, AVM साहब आप इस तरह करें कि एक तो जो PIA में हम कर सके वो जो मुश्किलात हैं वो भी खुलकर बताएं, और जो वे फॉरवर्ड है वो भी हम चाहेंगे कि आप ही बताएं कि आगे PIA को वायबल कैसे बनाया जा सकता है। ये आमिर साहब जी, एयर वाइस मार्शल आमिर साहब जब हम आए थे तो उस वक्त एक्टिंग CEO थे, और हम जाने से पहले इनको अपॉइंट करके जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट इनकी हो गई है। इज़ ए डेडली ऑनेस्ट मैन। पिछले दौर में इनकी तकर्री हुई थी, जो गलत काम होगा उसको गलत कहेंगे, ठीक काम को ठीक कहेंगे। इन्होंने PIA को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा रोल प्ले किया। मैं इनको पहले नहीं जानता था, लेकिन इनके काम से मुतासिर होकर फेडरल गवर्नमेंट ने इनको आगे किया। ये बुनियादी तौर पे इंजीनियर हैं और PIA की रग रग से वाकिफ़ हैं। एयर वाइस मार्शल आमिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इज़्ज़त माब वज़ीर हवाबाजी, सेक्रेटरी हवाबाजी, सेक्रेटरी रेलवे, DG सिविल एविएशन, DG महकमा मौसमियात, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मीडिया, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। PIA में किए गए कुछ इक़दामात से मैं आपको ब्रीफिंग दूँगा और वक्त की कमी के पेश नज़र मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार से हो, लेकिन सारे एस्पेक्ट आपके सामने रख दिए जाएँ। हमारे वज़ीर मोहतरम की ज़ेर निगरानी वज़ारत एविएशन 15 माह के कलील अरसे में PIA के लिए इस्लाही इक़दामात का खाका वज़ा किया और वापस पेश खिदमत। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी वीज़े के तहत पाकिस्तान की परचमदार फ़ज़ाई कंपनी जो पाकिस्तान लेकर दुनिया भर में जाती है की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए हैं। इसमें से कुछ है जो वक्त की मियाद की वजह से या मुआशी मुश्किलात की वजह से नहीं हो सके, लेकिन उसकी डायरेक्शन वज़ा की जा चुकी है और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में जो ग्राउंड रूल सेट किए गए हैं उसके तहत हम अपने सफ़र को जारी रखें। अगर कि मुद्दत काफ़ी करीब है, मगर हमने PIA में ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाहात की हैं। इस बात में सिविल एविएशन से मुतालिक किसी भी बड़े मनसूबे को पायत तकमील तक पहुँचाना मुमकिन नहीं था, ख़ास तौर पर जबकि माशी मुश्किलात थी। सबसे पहला कदम प्रोडक्ट की मियाद में बेहतरी की काबिश है। आपके सामने स्लाइड में जो पहला पॉइंट है, PIA की प्रोडक्ट में बेहतरी का अमल जोरों शोर से जारी है। हमारी अगली की कोशिश है कि तैयारों की तादाद में इजाफा किया जाए। इस जमन में कलील अरसे में 4 A320 एयरक्राफ्ट जदीद उनको बेड़े में शामिल किया गया और 2 तवील अरसे से ग्राउंडेड 777 एयरक्राफ्ट को रिकवर करके फील्ड के अंदर शामिल करके उनकी बहाली की गई।
एक ATR 72 तैयारा जो कि तकरीबन 2 साल के अरसे से ग्राउंडेड था, उसको सर्विसेबल करके हमने पाकिस्तान नेवी को कर दिया ताकि उनके बेड़े में शामिल हो सके। बिकॉज हमारे पास ATR 42 हैं जो हमारे जितनी भी ऑपरेटिंग प्रोफाइल और नेटवर्क रिक्वायरमेंट है उसको वैसे बखूबी अंजाम देते। इसके साथ साथ एयरबस 320 की नशिस्तों को आरामदेह बनाना भी एक अहम तरजीह थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तकमील के मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब तक 14 में से 11 जहाज़ों की नशिस्तें तब्दील की जा चुकी हैं और बाकी 3 का सामान मुयस्सर है जिन पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाए।